हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैशाली एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों मैं हूं सुजीत कुमार और आज का जो टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है टेंस। दोस्तों टेंस क्या है? टेंस एक प्रकार का समय है जिसे हम काल कहते हैं। इसमें तीन प्रकार के काल में आ जाते हैं। सबसे पहले बात है कि यहाँ पर तीन काल को जान लेते हैं। सबसे पहला है प्रजेंट टेंस। प्रजेंट अर्थात जो आपके साथ वर्तमान जो घटनाएं घट रही है उसको कहा जाता है प्रजेंट। जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हैं, वो क्या है? आपके प्रेजेंट में है। ये जो काम आपके साथ मतलब सामने हो रही है, समक्ष हो रही है, वो उसको हम प्रेजेंट में कह देते हैं। जो समय बीत गया हो, कुछ क्षण पहले बीता हो या कुछ दिन पहले बीत गया हो, तो बीते हुए समय को हम पास्ट में रखते हैं, उसको हम पास्ट टेंस कहेंगे। और जो तीसरी बात है वो है फ्यूचर। फ्यूचर अर्थात जो भविष्य में होने वाला है, जो हमें मालूम नहीं है कि क्या होगे। या आप अगर कोई कहे कि कल मुख्यमंत्री यहाँ पर आ जाएंगे, जरूरी है? नहीं है। या निश्चित नहीं है, यानी कल क्या होगा वो किसी ने नहीं देखा है, तो वो जो भविष्य की बात होगी वो हम फ्यूचर टेंस में रखते हैं। इसलिए यहाँ पर टेंस का तीन भेद होता है। पहला भेद होता है प्रेजेंट टेंस। पहले भेद को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल कहेंगे। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो बीता हुआ समय है, जो समय बीत गया हो, उसको हम पास्ट टेंस में रखते हैं। तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस वो है जिसमें हम केवल भविष्य में होने वाली घटनाओं का ही हम इसमें जिक्र करते हैं, वो हो जाता है फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों यहाँ पर टेंस का तीन भाग है। तीनों भाग में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट टेंस का। तो देखिए यहां पर सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस के भेद। प्रेजेंट टेंस का कितने भेद हो सकते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस के टोटल 4 भेद है। सबसे पहला प्रकार इसका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम दूसरी भाषा में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसका एक और नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा इसका भेद है, तीसरा हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा भेद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका चौथा भेद जो है, इसका चौथा भेद हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस का टोटल 4 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला भेद है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा भेद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों सबसे पहले इसके क्या करिएगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या फिर आप इसको कॉपी में उतार सकते हैं। इसका हम एक एक करके हम इसमें हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, सबको हम एक एक करके बताते चलेंगे। सबसे पहले हम एक ही वीडियो में तो पूरा टेंस खत्म नहीं हो सकती है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक दिन का क्लास, छोटा छोटा क्लास आप लोगों को बना कर दे दूंगा। जैसे आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम केवल चर्चा करेंगे प्रेजेंट टेंस के बाद, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। फिर दूसरे दिन का वीडियो में हम आपको बता देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा दिन चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथे दिन का जो वीडियो होगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ में टेंस को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों आगे की वीडियो देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, जिससे अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहेगा।
तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे, इसका रूल क्या है, इसको हम बारीकी से और अच्छी तरह से इसको स्टडी करेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं वीडियो की हम आगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है और आपको टेंस पहचानने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले सेंटेंस के अंतिम में देखिएगा। उस सेंटेंस के अंतिम में मालूम पड़ेगा कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है, यानी कोई भी वाक्य के अंत में ता है लगा हुआ रहेगा, या ती है या ता हूं, यानी त और ह ये दो रिलेशन वाले अगर शब्द मिल रहे हैं तो वो टेंस जो होगा आपको सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा। तो दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इसको लास्ट में देखना है आपको। लास्ट में देखते रहिएगा, ता है, ती है और ता हूं। अगर ये ता है, ती है, ता हूं इत्यादि लगा हुआ है तो वो टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो दोस्तों इसका हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे यहां पर होगा मैं खाता हूं, लास्ट में क्या है, ता हूं, यानी मैं खाता हूं, लास्ट में ता हूं जैसे लग गया आपका दिमाग सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पर जाना चाहिए। और सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर पहचान गए हैं तो उसको वहां पर उसी हिसाब से रूल का इस्तेमाल करेंगे, उसी प्रकार रूल पर इसको बैठाएंगे और उसको हम अनुवाद करेंगे। तो रूल तो पहले बाद में बताएंगे, सबसे पहले इसका पहचान करने का तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि अब यहां पर रहेगा हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं लास्ट में है ते है, यानी त और ह ये दो रिलेशन है। तो त और ह का जो रिलेशन है वो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो दोस्तों इसी प्रकार से और भी वाक्य को आप मतलब लास्ट में त और ह का रिलेशन दे करके आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपको पहचानने का तरीका कि आप किस प्रकार से पहचानेंगे। अब आगे हम चलेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सा रूल इस्तेमाल होगा और कौन सा किस वाक्य को कौन से रूल पर बैठाएंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का टोटल 6 रूल होता है और 6 रूल से टोटल 6 वाक्य का निर्माण होगा और 6 जितने भी वाक्य है सबको उसको आप आसानी से बना सकते हैं, केवल आपके पास फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप कॉपी कलम जरूर लेकर के बैठे और इसमें सारे मतलब इस वीडियो में मैं पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करके आप लोगों को सभी चीज को बता दूंगा, आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि आपको रूल जरूर याद रखना है। अगर रूल याद नहीं रखते हैं तो आपका टेंस बेकार हो जाएगा, टेंस पढ़ना ही कोई फायदेमंद नहीं रहेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि किसी भी चीज को अनुवाद करने के लिए टेंस बहुत ही मायने रखता है, इसलिए टेंस को आप जरूर कंप्लीट करिए और अच्छा से कंप्लीट करिएगा, है ना। तो दोस्तों ये रहा आपको पहचानने का तरीका, क्या है लास्ट में त और ह का रिलेशन है तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। अब जानते हैं रूल के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहला रूल देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या है सिंपल प्रेजेंट का, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों सबसे पहला फॉर्मूला यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको खोजना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको मालूम होगा, सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिस पर क्रिया का फल पड़ता होगा। यानी कि जैसे कि राम स्कूल जाता है, जाने का काम कौन कर रहा है, राम, यानी राम सब्जेक्ट है। उसी प्रकार से देखिए अब आगे देखिए वर्ब। वर्ब का मतलब हुआ क्रिया, काम करना, जो काम हो रहा है, जो काम होता है उसको हम वर्ब कहते हैं, है ना। जैसे कि आप ट्रांसलेशन बनाते होंगे तो याद रखिएगा जिसके अंत में ना लगा हुआ रहता है वही वर्ब कहलाते हैं। जैसे कि हंसना, खेलना, बोलना, रोना, पढ़ना, जाना, गाना, किताब पढ़ना, बहुत सारे ऐसा मतलब वर्ड है जो वर्ब में आते हैं। वर्ब को पहचानना बिल्कुल आसान है और उसके बाद जो वाक्य में बस जाता है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि ये वर्ब 1 और वर्ब 5 का मतलब होता क्या है।
तो दोस्तों याद रखिएगा वर्ब वन का मतलब ये हुआ कि इसमें एस या ईएस यानी प्लुरल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो ऑलरेडी प्लुरल वर्ड में होता है। यानी जैसे आप देखिएगा कि कोई अगर सब्जेक्ट के रूप में आई है, वी है, यू है, दे है या कोई प्लुरल नंबर है तो उन सब में वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, यानी उसमें एस या ईएस को ऐड नहीं करना है। वर्ब फाइव का इस्तेमाल कहां करेंगे तो देखिएगा ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है या कोई सिंगुलर नंबर है तो हम उसमें हम एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे, यही होता है वर्ब फाइव। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, वर्ब वन का प्रयोग करते हैं आई, वी, यू, दे या कोई प्लुरल नंबर में, उसमें वर्ब वन का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब वन यानी कि इसमें एस या ईएस का कोई इसमें बदलाव नहीं करना है, कोई एस ईएस नहीं रखना है, यानी जो वर्ब जिस रूप में है वो ऐसा ही लिखा है। जैसे रीड है तो रीड लिखाएगा, स्पीक है तो स्पीक लिखाएगा। लेकिन यहां पर वही अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर ही रहता है, सी है, इट है या किसी का नाम है या सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नंबर है तो उसमें आप एस या ईएस को जोड़ेंगे। तो एस और ईएस जो है वो वर्ब फाइव के फॉर्म में आ जाता है। अब बात करते हैं कि एस को कहां ऐड करेंगे और ईएस को कहां पर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा एस जो ऐड होता है वो केवल कॉन्सोनेंट में होता है। एस को हम कहां नोट करेंगे, कहां पर ऐड करेंगे, कॉन्सोनेंट में, ठीक है। और ईएस का जो ऐड करना है वो वॉवेल में किया जाता है। और आप लोग तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल तो अच्छी तरह से जानते होंगे। वॉवेल जो होता है वो 5 गो होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वर्ड में से अगर कोई एक भी वर्ड अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें ईएस का उपयोग करना है। अगर कोई कॉन्सोनेंट वाला वर्ड आ जाता है तो उसमें केवल एस लगाना है। जैसे कि हम बता देते हैं, यहां हम लिखते हैं रीड, रीड लिखे तो लास्ट में क्या है, डी है, तो डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर इसको प्लुरल बनाना है तो आप इसमें केवल एस लगा सकते हैं, इसमें ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर वहीं पर अगर आपका गो है, वर्ब यहां पर गो है, लास्ट में देखिए ओ, ओ क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल है तो आपको क्या करना होगा, इसमें ईएस का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि यहाँ पर गोज हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है एस और ईएस का। तो आशा है आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि वर्ब वन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और वर्ब फाइव का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे। चलिए ऐसा है आपने ये इसको लिख लिया होगा, लेकिन अब आगे देखते हैं इसका सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, किस प्रकार से इसको बनाएंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, यहां पर वाक्य है मैं खाता हूं। मैं, यह सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई हो गया। उसके बाद देखना है वर्ब कौन है, तो खाना आपका वर्ब है, तो यहां पर इट लगाएंगे। एकदम रूल के अनुसार बैठाना है, इसमें आई का इस्तेमाल नहीं किया गया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जानते हुए भी उसको क्या करते हैं, आई एम इट लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपको एकदम फॉर्मूला के अनुसार चलना है। सब्जेक्ट पहले है, आपको सब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा। दूसरा वर्ब है, वर्ब ही लिखना पड़ेगा। तीसरा ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट ही लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, मैं खाता हूं, आई खाना का इट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, इसलिए आपका ट्रांसलेशन इतना ही हो गया, मैं खाता हूं, आई ईट। जैसे एक और देखें, मैं स्कूल जाता हूं। अब यहां पर देख सकते हैं सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो हो गया आई। उसके बाद देखना है सब्जेक्ट के बाद क्या हटा था, वर्ब। वर्ब कौन है, मैं स्कूल जाता हूं, यानी जाना वर्ब हो गया आपका, तो यहां पर होगा गो। उसके बाद देखते हैं, अब जो आपका बच गया है जो, वो आ जाता है ऑब्जेक्ट में, यानी ऑब्जेक्ट कौन है,
स्कूल। लेकिन आप याद रखिएगा अगर गो लगा हुआ है तो उसमें आपको टू जरूर लगाना पड़ेगा। आई गो टू स्कूल। एकदम आसान है, एकदम इजी वे में ट्रांसलेशन यहाँ पर बन जाएगा, है ना। तो सबसे पहला फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर देखे होंगे जो भी हम यहाँ पर वाक्य दिए हैं उसका जो अनुवाद किए हैं, ट्रांसलेट किए हैं, उसमें एस ई एस का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि ये वर्ब 1 में है। जैसे आई है तो आई में वर्ब 1 का इस्तेमाल करना है, इसलिए हम इसमें एस ई एस का इस्तेमाल नहीं किए हैं। यहाँ भी देखिए आई है, इसमें हम वर्ब में एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं किया। जस्ट यही सेंटेंस इसी चीज को हम आगे की ओर लिखते हैं, उसमें देखिएगा किस प्रकार इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि अब यहां लिखा मैं खाता हूं, अब हम यहां लिखेंगे वह खाती है। वह खाती है, इसका ट्रांसलेट क्या होगा? वह, यहाँ पर वह खाती है कौन सा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का चर्चा हो रही है, इसलिए वह का अंग्रेजी आप यहाँ पर ही नहीं लिखिएगा, सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया सी। खाना का हो गया ईट। आपको पहले ही बता चुके हैं कि ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है या कोई सिंगुलर वर्ड है, उसमें आपको एस या ई एस का प्रयोग करना है, और एस का प्रयोग कॉन्सोनेंट में और ई एस का प्रयोग वॉवेल में करना है। तो यहाँ पर देखिए इट लिखे हैं, सी है, इसमें एस या ई एस लगाना पड़ेगा, लेकिन टी क्या है? कॉन्सोनेंट में, इसलिए आप यहाँ पर एस लगा सकते हैं। ट्रांसलेशन क्या होगा? सी इट्स। सी इट नहीं लिखेगा, सी इट्स, तभी जाकर के आपका ट्रांसलेशन सही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, अब वहां पर रहेगा वह स्कूल जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, वह स्कूल जाता है, यह कौन सा है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो यहां पर होगा पुल्लिंग, यानी कि वह का अंग्रेजी यहां पर लिखाएगा ही। ठीक है, अब यहां लिखेंगे गो। गो लिखने से पहले यहां पर डिनोट करेंगे, यहां पर सब्जेक्ट को देखेंगे क्या है। सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ में एस या ई एस लगता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे? ई एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वॉवेल था। तो ही गोज टू स्कूल, ये आपका सही आपका अनुवाद हो गया, सही ट्रांसलेशन बना। तो इसी प्रकार से सभी चीज को देखना है। कुछ और ट्रांसलेशन मैं बना करके बता देता कि किस प्रकार से इसका अनुवाद कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्मूला यही है, सबसे पहला फॉर्मूला यही है, इसी को आपको ध्यान रखना और इसी फॉर्मूला के अनुसार ही आपको ट्रांसलेट करना है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे आपका ट्रांसलेट करने का जो रफ्तार है वो बढ़ते चले जाएगी। आप एकदम स्पीड में नहीं बनाइएगा कभी, मतलब ज्यादा। आप पहले क्या करना है कि सही करना है और उसको सोच करके बनाना है कि ये रूल के अनुसार बन रहा है या नहीं बना है। बिना रूल को आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बिना रूल को बनाइएगा आपका गलत हो जाएगा। एकदम रूल के अनुसार चलिए, जो रूल कह रहा है उसी के अनुसार हम इसमें ट्रांसलेट करेंगे और वो एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम ट्रांसलेशन को देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ ट्रांसलेशन को, इसको किस प्रकार आप सॉल्व करिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी करना है रूल के अनुसार करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं वह लिखता है, वह लिखता है, वह क्या है? पुल्लिंग शब्द है, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे ही। हो गया सब्जेक्ट, हो गया सब्जेक्ट के बाद आपका क्या इस्तेमाल करना है? वर्ब। तो वर्ब कौन है? या लिखना। ये लिखता जो लिखा हुआ है यानी लिखना आपका वर्ब है, तो लिखना का अंग्रेजी होता है राइट। अब ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर वर्ब 1 का इस्तेमाल करें या वर्ब 5 का। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ब 5 का इस्तेमाल होगा, क्योंकि आपको बताएगा कि ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नंबर है, तो उसमें आपको एस या ई एस का इस्तेमाल करना है। तो यानी कि ही राइट नहीं, ही राइट्स होगा, सही वर्ड हो इसका हो गया। वह लिखती है, तो यहाँ देखिए वह स्त्रीलिंग वर्ड है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में सी लिखाएगा, सी राइट्स। उसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं राधा और श्याम नाचती है। राधा और श्याम। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज गौर करिएगा कि हम इससे पहले बताए थे कि किसी भी नाम अगर सब्जेक्ट के रूप में है, अगर कोई नाम सब्जेक्ट के रूप में है तो उसमें आपको वर्ब में एस या ई एस लगाना था। लेकिन एक बात ये भी बोले थे, सिंगुलर नंबर में, प्लूरल नंबर में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर राधा, अगर केवल राधा नाचती है, अकेले रहती तो वो सिंगुलर में रहता,
लेकिन यहाँ पर राधा और श्याम दोनों है, अब ये सिंगुलर रहा ही नहीं, एक से अधिक हो गया वो प्लूरल में आ जाता है, उसमें हम हर वन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं, राधा एंड श्याम। अब नाचना का क्या होता है, डांस, यहां पर लिख देंगे डांस, हो गया राधा एंड श्याम डांस। अब उसी प्रकार से अगला देख सकते हैं कि तुम शोरगुल करते हो, तो तुम का अंग्रेजी क्या होगा, यू, यू। अब यहां पर शोरगुल करने का अंग्रेजी क्या होगा, मेक ए नॉइज, यहां पर लिखेंगे मेक ए नॉइज। तुम शोरगुल करते हो, यू मेक ए नॉइज। यहां पर एस एस का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आई वी यू दे या कोई प्लूरल नंबर में हम केवल भर वन का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहां पर यू क्या है, यू के साथ में हम एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, भर फाइव का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर भर वन का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों इसके आगे और भी यानी आपको पूरा फुल वीडियो दिया जाएगा, इसमें आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक ही रूल बताया है। कल का जो वीडियो होगा यानी अगले आने वाले जो वीडियो है उसमें हम लोग रूल नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, ये जो 5 रूल बचा हुआ है उस 5 का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।